आज बात करेंगे आखिर क्यों नोएडा के थार वाले गुंडे को 48 घंटे के बाद भी कानून पकड़ नहीं पा रहा है, क्यों वो कानून की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं उत्तर प्रदेश के दो शहरों की दो अलग अलग तस्वीर। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां युवक को थार सवार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो 3 फीट उछलकर सड़क किनारे नाले में जा गिरा। वहीं दूसरा वीडियो राजधानी लखनऊ का है, जहां पीजी कॉलेज के पास से कार सवार महिला 3 लोगों को रौंदते हुए आगे चली गई। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए नोएडा की, जहां 48 घंटे के बाद भी थार से टक्कर के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आ चुका है। वायरल होने के बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस लगातार जानलेवा प्रहार करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 53 का है, जहां महज इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर हुए विवाद में थार सवार ने युवक को जान से मारने की कोशिश की। घायल युवक का नाम सौरभ यादव है, जो सेक्टर 39 का रहने वाला है। घटना का वीडियो वायरल हुआ। उसमें लहूलुहान सौरभ सड़क के किनारे हाथ में ईंट लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है। युवक की शर्ट पूरी तरह से फटी हुई है, उसके शरीर से खून बह रहा है। तभी पीछे से एक ब्लैक कलर की तेज रफ्तार थार आती है और उसे रौंदने की कोशिश करती है। जैसे ही कार से टक्कर लगी, सौरभ सड़क के किनारे नाले में जा गिरा। ये तस्वीर आप देखिए, टक्कर लगने के बाद कैसे सौरभ नाले में जा गिरा। सौरभ सड़क के किनारे चल रहा था, इरादतन उसके ऊपर हमला किया गया। पूरी कोशिश की गई कि उसकी जान ले ली जाए। 48 घंटे बीत चुके हैं इस तस्वीर को सामने आए, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई अता पता नहीं। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कल दिनांक 2 जून 2025 को थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में 2 पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच करते क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिन दहाड़े सड़क पर गुंडागर्दी का यह वीडियो सामने आने पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। 48 घंटे के बाद भी थार सवार गुंडों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पहला सवाल तो यही है कि आखिर कब तक ये बदमाश आजाद रहेंगे। अब दूसरा सवाल आप देखें, पहचान हो जाने के बावजूद गिरफ्तारी में अब तक देरी हो रही है। सड़क पर खुले आम गुंडागर्दी की आखिर हिम्मत कैसे हो जाती है? अगला सवाल यही कि इतनी भरी दोपहरी में, इतनी रोशनी में सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी होती रही। क्या सवाल ये भी कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? सोशल मीडिया में जब लड़ाई की तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद फिर लोगों की नींद खुली। सोशल मीडिया की लड़ाई में क्या जानलेवा हमला भी हो सकता है? एक अहम सवाल ये भी। तो ये कुछ सवाल हैं जो इस तस्वीर के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर सवाल तो यही है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़ गए। कुमार, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तस्वीरें आ चुकी है, गाड़ी दिखाई दे रही है, घायल सौरभ दिखाई दे रहा है, इतनी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन गिरफ्तारी एक की नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल दिल्ली से सटे नोएडा का ये मामला है और 48 घंटे के करीब हो चुके हैं, लेकिन आरोपियों की पहचान होने के बावजूद भी अब तक नोएडा पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, बल्कि वो थार गाड़ी तक जो है अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, नहीं रिकवर कर पाई है। फिलहाल पुलिस की 3 से 4 टीमें जो है लगातार दबिश दे रही है आरोपियों को पकड़ने के लिए, लेकिन इसमें 2 थ्योरी जो है मीनाक्षी सामने आ रही है। एक थ्योरी तो ये है, जो पुलिस बता रही है कि इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर, सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ दोनों पक्षों के बीच में, जिसमें सौरभ यादव और सुमित यादव जो दोनों भाई हैं, वो उनको जो है बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, जिसमें सौरभ को आप देख रहे होंगे वीडियो में कि खून भी निकल रहा है। जिसके बाद आकाश अवाना बताया जा रहा है कि आकाश अवाना है जिसने थार गाड़ी से जो है सौरभ को टक्कर मारी और वो तकरीबन 3 से 4 फीट ऊपर उछला और उसके बाद साथ में सड़क किनारे बने नाले में जाकर वो गिरा। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब जांच लगातार जारी है। लेकिन इसमें दूसरी थ्योरी एक और सामने आ रही है कि सौरभ को
उसी के किसी जानने वाले ने फोन करके वहां पर बुलाया था। अब क्या वो जानने वाला भी आरोपियों के साथ मिला हुआ था, ये एक पूरी तफ्तीश का विषय है। फिलहाल थ्योरी असली क्या है ये तभी साफ हो पाएगी जब आरोपी इसमें पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े होती है, दिन दहाड़े 2 लोगों को मारा जाता है, उसके बाद एक को थार से कुचलने की कोशिश की जाती है, लेकिन बावजूद इसके नोएडा पुलिस अभी तक सिर्फ मुकदमा ही दर्ज कर पाई है, ना ही वो थार पकड़ पाई है और ना ही वीडियो में दिख रहे जो थार चालक है उसको पकड़ पाई है। तो पुलिस हालांकि लगातार ये कह रही है कि अभी भी मेरी सुबह पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, नोएडा पुलिस के अधिकारी से, तो उनका कहना था कि शाम तक जो है इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। मीनाक्षी जी, नोएडा के बाद अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने सड़क के किनारे खड़े हुए 3 लोगों को रौंद दिया। शहर के शिया पीजी कॉलेज के पास अचानक से ब्रीजा कार तेज रफ्तार में आई और दुकान के बाहरी हिस्से को तोड़ते हुए लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। चश्मदीदों के अनुसार कार महिला चला रही थी, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पूरी घटना पास में लगे हुए दुकान में एक कैमरे में यह कैद हो गई। तस्वीरें आप देखिए, एक तेज रफ्तार कार आई और लोगों को रौंदते हुए चली गई। हादसे के वक्त वहां पर मौजूद लोगों का कहना यह है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसलिए महिला का गाड़ी पर से कंट्रोल छूट गया। टक्कर मारने के बाद कार ने दुकान के बाहर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस कार को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए, पीजी कॉलेज के पास की घटना, जहां एक कार देखिए कितनी तेज रफ्तार में आई, सड़क पर चलने के बजाय किनारे पर ये गाड़ी जा बढ़ी। जबरदस्त भीषण एक्सीडेंट हुआ, 3 लोगों को इस कार ने रौंद दिया। उफ, बेकाबू कार कैफे में जा घुसी और उसके बाद कैसी अफरा तफरी थी सड़क पर, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लखनऊ में रफ्तार के कहर के बाद पुलिस एक्शन में है। लखनऊ पुलिस ने बीती रात स्टंटबाजों के खिलाफ भी जमकर अभियान चलाया। पुलिस ने इस दौरान 6 गाड़ियां सीज की, कई का चालान काटा गया। लखनऊ पुलिस ने डालीगंज पुल के पास पूरी रात स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक्स मिली, जिन्हें सीज किया गया। साथ ही पुलिस ने स्टंट करने वालों को भी जमकर सबक सिखाया। उनकी गाड़ियों को सीज करने के अलावा ट्रैफिक के नियम भी सिखाए। ना सिर पे हेलमेट, ना रफ्तार पर कोई काबू, और इसलिए जिसने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया उसका चालान कटता चला गया। गाड़ियां भी सीज हुई हैं, कई गाड़ियों का चालान भी कटा है। पूरी रात पुलिस ये अभियान इसलिए चलाती रही जिससे कि आधी रात को धावा बोलकर कौन कौन कानून का पालन कर रहा है और कौन उल्लंघन कर रहा है, ये खौफ तो आम नागरिकों के मन में कानून का होना ही चाहिए। और इसलिए पुलिस ने कई स्टंटबाजों की बाइक्स की हवा भी निकाल दी। कानून का पाठ पढ़ाया गया। लखनऊ में जहां स्टंट के खिलाफ एक्शन जारी है, वहीं नोएडा में भी 2 युवकों को स्टंट करना महंगा पड़ा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास रात के समय एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार 2 युवकों ने खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी की। वीडियो सामने आने के बाद थाना 126 की पुलिस ने एक्शन लेते हुए गाड़ी को सीज करके स्टंटबाजों को अरेस्ट कर लिया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई जा रही है। नोएडा की ये घटना है, एमिटी का गेट नंबर 1, और उसके बाद फिर ये तस्वीरें आप देखें, जबरदस्त मस्ती चल रही है। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्टंट पर फोकस कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच शुरू की। वीडियो में दिख रही फॉर्च्यूनर गाड़ी और उसमें सवार व्यक्तियों की पहचान हुई। इनकी पहचान दिवाकर शर्मा पुत्र विष्णु शर्मा और संजय कुमार सिंह पुत्र सतेंद्र कुमार के रूप में हुई है। दोनों को एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अब खबर मुंबई से है, जहां एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद में जमकर मारपीट हुई। एयरपोर्ट पर कैब ड्राइवर्स और गार्ड्स के बीच जमकर मारपीट हुई।
पार्किंग विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बाद में एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों के बीच बचाव की भी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें आप देखिए, ये जबरदस्त मारपीट मुंबई एयरपोर्ट के पास हुई, या यूं कहें मुंबई एयरपोर्ट के बाहर जहां पर कैब ड्राइवर्स रहते हैं वहीं पर ये मारपीट शुरू हुई। लात घूंसे जमकर चले, इतनी मारपीट हुई कि कपड़े फाड़ दिए गए। अब सारी लड़ाई शुरू कहां से हुई? पार्किंग को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। गार्ड और ड्राइवर्स आपस में भिड़ गए। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें। पार्किंग को लेकर इस झगड़े की शुरुआत हुई और एयरपोर्ट पे जो गार्ड्स मौजूद रहते हैं और जो कैब ड्राइवर्स हैं, पार्किंग को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई। पहले जुबानी जंग हुई, फिर मारपीट हुई, हाथापाई हुई, लोटा लोटा कर मारा गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर मारपीट हुई है। बीच बचाव करने के लिए सीआईएसएफ को भी आगे आना पड़ा, पुलिस को भी आगे आना पड़ा। उसकी भी कुछ तस्वीरें आप इसी बहसबाजी में देख रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बीच बचाव किया। मुंबई में मारपीट के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। यमुना नदी में नहाते वक्त 6 बहनों की मौत हो गई। सिकंदरा के नगला में हुए हादसे में पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। नहाने से पहले ये सभी रील बना रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और सभी की उम्र 12 से 15 साल बताई जा रही है। नहाते समय ये नदी के बीच धारा में चली गई और भंवर में फंस गई। किनारे पर मौजूद बाकी बच्चों ने तुरंत गांव में सूचना दी। स्थानीय गोताखोरों ने तलाश भी शुरू की, लेकिन उन्हें बचाना संभव नहीं हो पाया। ये रील बनाने का अजब गजब सा जुनून है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी जान सबसे ज्यादा कीमती है। रील बनाने की ऐसी चाहत, ये पागलपन है। 6 बहनों की जान चली गई। कब रील बनाते बनाते ये नदी की धारा के बीच चली गई और भंवर में फंस गई। एक दूसरे को बचाने की कोशिश तो भरपूर हुई, लेकिन एक की भी जान नहीं बची। ये घटना आगरा की है। आगरा में जहां पर 6 बच्चियों की जान एक साथ चली गई। सभी की उम्र 12 से 15 साल के बीच की बताई जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से देखें। अब भीड़ तो जुट गई है, पुलिस भी आ गई है, गोताखोरों ने भी पूरा प्रयास जरूर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 6 लड़कियों की जान चली गई यमुना में डूबकर। रील बना रही थी। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, वो इनकी मृत्यु से पहले की तस्वीरें हैं। रील बनाते बनाते पानी की धारा के बीच चली गई और वहीं पर भंवर में फंस गई। फिर से देखें इन तस्वीरों को। और अगर आपको भी रील बनाने का इतना ही जुनून है, तो ये याद रखें, ये ध्यान रखें कि आपकी जान से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भाऊ गैंग के टॉप शूटर को दबोच लिया है। रोहिणी के बेगमपुर इलाके में देर रात मुठभेड़ हुई। सूचना के आधार पर लेकराम चौक एरिया में पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस ने जब शूटर दीपक को रुकने का इशारा किया तो उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने काउंटर अटैक किया। 5 राउंड गोली फायर की गई, जिसमें एक गोली शूटर दीपक के पैर में लगी और मौके पर ही उसे पकड़ लिया गया। नामी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के लिए दीपक क्राइम की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। रोहतक में एक नामी मर्डर केस में दीपक को पुलिस तलाश कर रही थी। पहले से भी दीपक
कई क्रिमिनल केसेस में लिप्त रहा है, उस पर कई केसेस दर्ज हैं। जहां एनकाउंटर हुआ है उस एनकाउंटर की जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 दिन में 3 एनकाउंटर हुए हैं। ये जो लेटेस्ट एनकाउंटर की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये भाऊ गैंग का एक सदस्य, जिसे जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। मैंने अपना चैनल ये बनाना है। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। पुलिस ने शूटर को जैसे ही रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने उन पर धावा बोल दिया, ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। एनकाउंटर स्पॉट से चोरी की बाइक, पिस्तौल, कारतूस सब बरामद किया गया है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में कल देर रात को दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम और कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गैंग मेंबर और प्रो शार्प शूटर दीपक धनखड़ के बीच मुठभेड़ हुई है। यही वो इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ कल रात को हुई है। मैं आपको बता दूं कि दीपक धनखड़ रोहतक के एक मर्डर केस में फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को जब ये सूचना मिली कि वो यहाँ किसी से मिलने आने वाला है तो लेखराम चौक के आसपास दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने घेराबंदी कर दी। कल देर रात को दीपक धनखड़ जब यहाँ से गुजर रहा था तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुका नहीं बल्कि उसने पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस पर जब गोली चलाई तो पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए पलटवार किया। 5 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें से एक गोली दीपक धनखड़ के पैर में भी लगी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही साथ उसके पास से जो चोरी की हुई बाइक थी जिसको इस वारदात में इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ एक बंदूक और कारतूस भी बरामद कर लिए। दिल्ली में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू किया है। इसका नतीजा एनकाउंटर के रूप में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 3 दिनों के अंदर 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। रविवार को उस्मानपुर में पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया। इसमें 2 हथियारबंद बदमाशों के पैर में गोली लगी। कुल 3 अरेस्ट हुए। फिर कल जैतपुर और कालिंदी कुंज में 2-2 दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कुल 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी। अब आज रोहिणी के पास पुलिस ने भाऊ गैंग के शूटर को पकड़ा। अब खबर आदमखोर रिटर्न की। पीलीभीत के लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। शहर के हजारा इलाके में बाघ ने महिला की जान ले ली। जब महिला अपने घर के बाहर दरवाजे पर लगे हुए नल पर पानी ले रही थी, तभी दबे पांव बाघ ने महिला पर हमला बोल दिया। बाघ महिला को लेकर जंगल की तरफ भाग गया। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग बाघ के पीछे जंगल की ओर दौड़े, लेकिन महिला का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जंगल में महिला का शव बरामद हुआ। ये जो अफरा तफरी का माहौल आप देख रहे हैं, ये बीती रात का माहौल है जब बाघ महिला को ले गया। बहुत ढूंढाई हुई, बहुत खोजबीन हुई, कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तब तक बाघ अपना काम कर चुका था। महिला का शव बरामद कर लिया गया है। पीलीभीत के साथ ही बहराइच में भी आदमखोर ने आतंक मचाया है। शहर के महसी इलाके में भेड़िए ने एक बच्चे पर अटैक किया। गांव में घुसे भेड़िए ने मां के साथ सो रहे बच्चे को अचानक उठा लिया। बाद में बच्चे का शव घर से कुछ ही दूरी पर खेत में मिला। भेड़िए के हमले झेल चुके इस इलाके में घटना के लोगों में दहशत है। फिलहाल डिवीजन भर की टीमें इलाके में बुला ली गई हैं। ड्रोन कैमरे से भी हमलावर भेड़िए की तलाश की जा रही है। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक आया है। आपको याद होगा, भेड़िए का आतंक बहराइच में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी घर की छत पर सो रहा, घर की आंगन में सो रहा बच्चा कई दफा आदमखोर भेड़िया अटैक करके ले गया। इस बार 2 साल के एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है। खेत में इस 2 साल के बच्चे का शव मिला है। एक बार फिर से बहराइच में भेड़िए का आतंक आ चुका है। पीलीभीत में जहां बाघ ने हमला बोला, वहीं बहराइच में भेड़िए का आतंक देखने को मिला। ये 2 शहर है और 2 तरह की घटनाएं हैं। एक तरफ बाघ का आतंक है तो वहीं दूसरी तरफ भेड़िए का।
अब अगली खबर राजस्थान से आ रही है, जहां नकली बीज के गोदामों पर छापे मारे गए हैं। श्रीगंगानगर के गोदाम पर पड़े छापे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुद जाकर रेड मारी। इसमें गेहूं, ज्वार, धान के नकली बीज मिले हैं। रेड के बाद 6 गोदाम सील कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन में हैं और वो खुद रेड डालने के लिए पहुंचे। राजस्थान में नकली बीज के गोदाम कैसे धड़ल्ले से चल रहे थे, इस पर छापेमारी हुई तो ये पता चला कि गेहूं, ज्वार, इन सब के नकली बीज बेचे जा रहे हैं। गंगानगर के जिस गोदाम में मैं मौजूद हूँ, एक नज़ारा देखिए। ये बोरियों की जो अंबार लगे हुए हैं, ये नकली बीज हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये नकली बीज जो बाज़ार में सप्लाई किए जा रहे हैं लगातार, लाखों करोड़ों बोरियां हैं। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तमाम फैक्ट्रियां हैं जहां पर नकली बीज बनाए जा रहे हैं। ये वो नकली बीज हैं जो किसानों को सप्लाई किए जा रहे हैं। जो जांच की है, जो रेड मारी है किरोड़ी लाल मीणा ने, जो कृषि मंत्री हैं, और उसके बाद जब छानबीन की है, उसमें हमें पता लगा है कि ये हाइब्रिड बीज नहीं है। यानी किसानों को जो बीज सप्लाई किए जा रहे हैं वो नकली हैं, एक्सपायरी डेट के हैं, रंगे हुए, केमिकल से, कोटेशन से चमकाए हुए हैं, और उसके बाद बाजार में बेचा जा रहा है। अब आप समझिए, ये एक बोरी है, ये पूरा गेहूं का, जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कपास का बीज आपने देखा था रंगा हुआ है। और उस बीजों को जब बाजार में भेजा जाता है तो एक छोटा पैकेट, यानी अगर 1 किलो का जो पैकेट होता है वो 950 का एक पैकेट मिलता है। और उसके बाद किसान उससे अपने जो फसल है वो बनाता है, खेतों में डालता है, लेकिन उससे उन्नत फसल नहीं हो पाती है। लेकिन वो जो 950 का जो एक पैकेट होता है, उसकी अगर असली कीमत आप जानेंगे तो आपका सुन के होश उड़ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसान अगर देखे, जांचे, परखे तो सिर्फ कूड़ा है, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट का बीज है, जिसमें से फसल जिस उन्नत किस्म की होनी चाहिए उससे बहुत ही निम्न स्तर की वो फसल होती है, और उसी बीज को बाजार में बेचा जाता है। अब आप देखिए, ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ऐसे कई गोदाम हैं, लेकिन ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है गंगानगर। गंगानगर जो कि पंजाब से सटा हुआ है, हरियाणा से सटा हुआ है, और यहाँ पर माना जाता है कि आधे देश में इस मंडी से अनाज और इस तरीके के बीज जो है, सीड्स हैं, वो सप्लाई किए जाते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर सप्लाई किए जाते हैं। और ऐसे बीजों को बाज़ार में बेचा जाता है जो कि एकदम घटिया क्वालिटी के। अब आप समझिए किसानों को किस तरीके से लूटा जा रहा है, बाज़ार में किस तरीके से धांधली है, और हमारे आपके घर में किस तरीके के रसोई में जो खाना आ रहा है उसकी प्योरिटी ना के बराबर है। भविष्य की लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है? ड्रोन से अटैक करने की हमारी कैपेसिटी क्या है? स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखें सुबह 11:30 बजे।